हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। ये चैप्टर 12 है, क्लास 11th का। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा था। इसके पार्ट 1 का वीडियो आ गया है, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा बच्चों जो हमारा लास्ट चैप्टर था, चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट प्लांट्स, उसके वीडियोज आ गए हैं, वो भी आप देख सकते हो बच्चों। जैसे कि लास्ट वीडियो था जिसमें हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा था, उसमें आपने देखा कि वहाँ पे सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और जहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरियम जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जाकर के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेता है। फिर वो नोड्यूल फॉर्मेशन करता है, वहाँ रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की उनके अंदर एंटर कर जाता है और वहाँ पे नोड्यूल की फॉर्मेशन में हमें दिखाई देता है। तो इसलिए हमने पढ़ा था नोड्यूल फॉर्मेशन। हमें जो सिलेबस में लेग्यूमिनस प्लांट का स्ट्रक्चर दिया है जिसमें नोड्यूल बनता है बच्चों, वो सोयाबीन प्लांट। तो याद रखना किस में दिया है, वो सोयाबीन प्लांट्स के अंदर। अब बच्चों आगे देखो, अब आगे बच्चों इसके अंदर क्या पढ़ना है हमें, आगे हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यही आज हमारा टॉपिक और डिस्कशन रहेगा कि कैसे जो है राइजोबियम बैक्टीरियम वहाँ पे नाइट्रोजनस एंजाइम की हेल्प से नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। तो बच्चों हमारा टॉपिक और डिस्कशन क्या रहेगा आज, मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले इसके अंदर देखो एनसीईआरटी में क्या गिवन है, द रिएक्शन इज एज फॉलोज। रिएक्शन के बारे में, ठीक है। रिएक्शन में सबस्ट्रेट है, कुछ प्रोडक्ट गिवन है, सबस्ट्रेट आपको याद रखने हैं, प्रोडक्ट भी याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला सबस्ट्रेट क्या होगा बच्चों, N2 नाइट्रोजन। इसी का तो रिडक्शन होना है, क्या होगा नाइट्रोजन। साथ में इसको क्या चाहिए, रिडक्शन होना, तो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स हैं बच्चों। तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन कह सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 प्रोटॉन है, कितने 8 हाइड्रोजन यूज होंगे। साथ में यहाँ पे एनर्जी के लिए यहाँ पे 16 ATP की जरूरत पड़ती है। तो ये सबस्ट्रेट हो गए। यहाँ पे 2 अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, मतलब 6 ही हाइड्रोजन यूज होंगे, 2 हाइड्रोजन एज इट इज़ प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। साथ में बच्चों यहाँ पे 16 ADP, ठीक है, और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेंगे, क्योंकि ATP जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या बन गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और यहाँ पे एक जो है हर एक से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला है बच्चों। देखो यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो याद रखो, सबस्ट्रेट क्या है, नाइट्रोजन है। यहाँ पे हमें हाइड्रोजन चाहिए, 8 हाइड्रोजन और 16 ATP चाहिए हमें, ठीक है। उससे प्रोडक्ट बनेंगे 2 अमोनिया, 1 हाइड्रोजन, 16 ATP और 16 फॉस्फेट। मतलब एनर्जी बेस्ड प्रोसेस है। कैसे, ये एनर्जी कंज्यूम करने वाली प्रोसेस है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 16 ATP की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 ATP की रिक्वायरमेंट है। एवरेज कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 ATP की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा बच्चों ये रिक्वायरमेंट कहाँ से आएंगी, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से जो है हाइड्रोजन है कहाँ से आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट्स। क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में क्या पढ़ना है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है हमारी हाइड्रोजन की, उसके लिए चाहिए हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट। क्या चाहिए, एक रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो है बच्चों कहाँ से आ सकता है, या तो फोटोसिंथेसिस जो हो रही है उससे आ सकता है, या फिर रेस्पिरेशन से। तो अगर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट फोटोसिंथेसिस से आएगा तो वो क्या होगा बच्चों, NADPH2। क्या होगा, NADPH2 कहाँ से आएगा, PS मतलब फोटो सिंथेसिस। कहाँ से मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस से। जब दिन में फोटोसिंथेसिस हो रही होगी बच्चों तो वहाँ से NADPH2 ले सकते हैं प्लांट। फिर देखो अगर NADPH2 अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे क्या ले सकते हैं वो, वहाँ पे NADH2 हो सकता है, FADH2 हो सकता है। तो ये भी वहाँ पे हाइड्रोजन डोनेट करने का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहाँ से मिलेंगे बच्चों, रेस्पिरेशन से। कहाँ से मिलेंगे, ये मिलेंगे रेस्पिरेशन से। कहाँ से मिलने वाले बच्चों, रेस्पिरेशन से। तो NADH2 या FADH2 रेस्पिरेशन में मिलते हैं, ये आप पढ़ चुके हो। अब देखो साथ में सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, यहाँ पे एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगी, ATP की फॉर्म में आएगी, और ये आएगी रेस्पिरेशन से। कहाँ से मिलेगी बच्चों, रेस्पिरेशन से। क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो रेस्पिरेशन होने के बाद में मिलती है। तो वो ATP की फॉर्म में आएगी। थर्ड रिक्वायरमेंट देखो बच्चों जो कि इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजनस एंजाइम। क्या है, नाइट्रोजनस एंजाइम। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का रिडक्शन अमोनिया में तभी होगा जब यहाँ पे नाइट्रोजनस एंजाइम काम करेगा, उसके बिना ये रिडक्शन नहीं होगा। तो याद रखना नाइट्रोजनस के बारे में, मैंने राइट साइड में लिखा हुआ है नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, नीट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ सकती है। देखो नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है बच्चों, 2 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, डाइनिट्रोजनस रिडक्टेज एंड डाइनिट्रोजनस। किससे मिलकर बना होता है, डाइनिट्रोजनस रिडक्टेज एंड डाइनिट्रोजनस। तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं इसके, इसलिए उसको हम नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब देखो डाइनिट्रोजनस या डीनिट्रोजनस रिडक्टेज, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बना बच्चों, यहाँ पे 4 आयरन और 4 सल्फर। क्या है, 4 आयरन एंड 4 सल्फर। यहाँ पे इनके ब्रिज बने होते हैं जिससे जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे आयरन और सल्फर प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसको, इसमें आयरन का डोमिनेंस होता है, तो इसी को हम बोलते हैं हम Fe प्रोटीन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, Fe प्रोटीन बोल देते हैं हम डीनिट्रोजिनेज और रिडक्टेज को। सेकंड डीनिट्रोजिनेज और डाइनिट्रोजिनेज, ठीक है। तो ये मोलिब्डेनम और आयरन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, मोलिब्डेनम एंड आयरन से मिलकर बना होता है। दोनों कैसे, मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो मोलिब्डेनम आयरन के बेसिस पे इसका नाम क्या बन गया, मोलिब्डेनम आयरन
MOFE प्रोटीन। क्या बन गया? MOFE प्रोटीन। इसलिए क्योंकि ये जिसका कंपोनेंट क्या है? मोलिब्डेनम आयरन, इसलिए इसको बोलते हैं MOFE प्रोटीन। किसको? डाइनिट्रोजिनेज को या डाइनिट्रोजिनेज को। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? क्योंकि ये क्या है? साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या है? यही वाला कंपोनेंट क्या है? साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। तो इसलिए याद रखना, नाइट्रोजिनस कॉम्प्लेक्स के अंदर डाइनिट्रोजिनस क्या है? वहाँ पे मोलिब्डेनम आयरन प्रेजेंट होता है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी साइट के ऊपर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमने पढ़ लिया नाइट्रोजिनस के बारे में, ये बातें इंपॉर्टेंट थी, ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे दो प्रोटीन होते हैं, डिनिट्रोजिनेज या डाइनिट्रोजिनेज रिडक्टेज और डाइनिट्रोजिनेज या डिनिट्रोजिनेज। ठीक है, पहले में आयरन और सल्फर मिलता है, इसको हम बोलते हैं आयरन प्रोटीन। सेकंड कंपाउंड जो होता है डाइनिट्रोजिनेज, उसमें मिलता है मोलिब्डेनम आयरन, उसको हम MOFE प्रोटीन बोलते हैं। वही साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। अब बच्चे देखो यहाँ पे फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है? जीन्स की। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है? जीन्स की रिक्वायरमेंट है बच्चों। जीन्स में कौन सी? सबसे पहली जीन्स है नोड जीन्स। नोड जीन्स के बारे में बच्चों देखो, लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो याद होगा, उसमें हमने पढ़ा था कि नोड जीन्स जो होती है बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं। देखो यहाँ पे मैंने समझाया था, ये वही बात है बिल्कुल, वो नोडुलेशन फैक्टर बनाने में हेल्प करती हैं। तो ऑलरेडी ये फर्स्ट वीडियो जो अगर देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको दोबारा देख लेना उस वीडियो को, आपको फिर भी पता लग जाएगा नोड फैक्टर के बारे में। तो बैक्टीरिया में होती हैं, ये प्लांट्स में ही मिलती हैं। कुछ किस में मिलती हैं बच्चों? ये प्लांट में मिलती हैं, याद रखना। किस में मिलती हैं? प्लांट्स के अंदर भी मिलती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे निफेनफिक्सिन क्या होती है? निफेनफिक्सिन। इसके अलावा नोड के अलावा यहाँ पे क्या होती है बच्चों? निफेनफिक्सिन, NIFN-FIX जो होती हैं, ये बैक्टीरियम में मिलती हैं। ये केवल कहाँ मिलती है बच्चों? ये बैक्टीरियम के अंदर मिलती हैं। किस में मिलेंगी बच्चों? ये बैक्टीरियम के अंदर मिलेंगी। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। अब देखो निफ जीन के बारे में राइट साइड में लिखा हुआ है NIF जीन। ठीक है, ये जीन्स रिक्वायर्ड क्यों है? ये सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम, जो नाइट्रोजन एंजाइम है उसका सिंथेसिस करवाने के लिए NIF जीन का होना जरूरी है बैक्टीरिया में, तभी वहाँ पे नाइट्रोजनस का सिंथेसिस होगा, तभी नाइट्रोजनस का निर्माण होगा, नाइट्रोजन एंजाइम तभी बनेगा जब निफ जीन होगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों यहाँ पे क्या फंक्शन है इसका? कैटालिटिक प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस हो रही है, जो रिडक्शन हो रहा है नाइट्रोजन का, उसमें कैटालिटिक जो रोल होता है नाइट्रोजनस का, उसको यहाँ पे एक्टिव करवाने के लिए भी कौन सी जीन होनी चाहिए? निफ जीन। मतलब ये नाइट्रोजन एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए भी रिक्वायर्ड है। ये केवल सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, उसके एक्टिवेशन के लिए भी निफ जीन का होना जरूरी है, तभी वो एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैटालिटिक यहाँ पे प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी रोल प्ले करती है। ये बात आपको याद रखें निफ जीन के बारे में। सेकंड जो जीन थी हमारी FIX जीन, FIX फिक्स जीन, ये एसेसरी जीन होती है। कैसे होती है बच्चों? एसेसरी जीन, ये हेल्प करती हैं। ठीक है, निफ जीन का फंक्शन जो हो रहा है उसको हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे हेल्प? फॉर द फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ नाइट्रोजनेज, फॉर द फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ नाइट्रोजनेज इन एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जो एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है बच्चों, जो यहाँ पे राइजोबियम है, उसके अंदर क्या होगा? फंक्शन करेंगे, जो रेगुलेट करेंगे। कब? उनको जो है अगर वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन मिलेंगी तो ये उसको नाइट्रोजनस को एक्टिवेट कर देंगी, अगर वहाँ पे एरोबिक कंडीशन होंगी तो उसको इनएक्टिवेट कर देंगी। तो यहाँ पे फिक्स जीन का एसेसरी रोल है। ठीक है, ये उसको एक्टिवेशन में और रेगुलेशन में हेल्प करती है नाइट्रोजन एंजाइम को, तो इसलिए यहाँ पे फिक्स जीन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बातें आपने पढ़ी बच्चों रिक्वायरमेंट्स के बारे में। रिक्वायरमेंट्स आपने जीन्स पढ़ी, नोड पढ़ी, निप पढ़ी, फिक्स जीन पढ़ी। ठीक है, इसके अलावा आपने बच्चों नाइट्रोजन एंजाइम पढ़ा, यहाँ पे ATP पढ़ा, रेस्पिरेशन जो आता है, और बच्चों आपने पढ़ा कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होती है। तो ये रिक्वायरमेंट्स आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। अब वो देखते हैं NCERT में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज, द एंजाइम, यहाँ पे देखो एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से बहुत सेंसिटिव होता है बच्चों, मतलब ऑक्सीजन आ जाएगी तो वहाँ पे ये इनएक्टिव हो जाएगा। नाइट्रोजिनेज के पास में ऑक्सीजन आते ही इनएक्टिव हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता है। इसको बचाने के लिए यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है। कैसे होता है देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इट रिक्वायर्स एनारोबिक कंडीशन। इसको क्या चाहिए बच्चों? एनारोबिक कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हो, बहुत ही कम हो। ठीक है, द नोड्यूल्स हैव एडेप्टेशंस दैट इंश्योर, यहाँ पे नोड्यूल्स में ऐसी एडेप्टेशन होती हैं। ठीक है, दैट इंश्योर दैट एंजाइम इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो है एंजाइम जो है ऑक्सीजन से प्रोटेक्टेड रहता है। जैसे कि मैंने देखो लास्ट वीडियो में बताया था बच्चों, अगर आपको याद हो तो, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया था नोड्यूल्स का, मैच्योर नोड्यूल का, जिसके अंदर मैंने एक सेल दिखाई थी, कॉर्टेक्स की सेल। उसके अंदर मैंने दिखाया था कि बैक्टीरियोइड्स होते हैं बच्चों, ये वाले।
ठीक है। उसके आसपास जो है पेरीबैक्टीरियोइडल मेम्ब्रेन होती है, और उसके जो साइटोसोल होता है उस सेल का, उसके अंदर क्या होता है बच्चों, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। क्या होता है, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। तो ये लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन बच्चों इसको अंदर जो ऑक्सीजन नहीं जाने देगा जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और बैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोजन है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का कॉन्टैक्ट बचाने के लिए यहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। तो ये साइटोसोल में मिलता है कोर्टेक्स की। यही इसको जो है हम ऑक्सीजन स्क्वेंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीजन स्क्वेंजर बोलते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई, जैसे मैंने पिछले वीडियो में लेग हीमोग्लोबिन के बारे में सारी बातें बताई थी। पिंक या रेड कलर होता है, और ये ग्लोबिन और हीम पार्ट होता है। हीम पार्ट बैक्टीरिया बनाता है, ग्लोबिन पार्ट प्लांट सिंथेसिस करता है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, टू प्रोटेक्ट दिस एंजाइम्स, इस एंजाइम्स को बचाने के लिए द नोड्यूल कंटेन्स एन ऑक्सीजन स्क्वेंजर कार्ड लेग हीमोग्लोबिन। क्या होता है उसके पास में, ऑक्सीजन स्क्वेंजर होता है, जो इसको बोलते हैं हम लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये रोचक है बच्चों, टू नोट दैट दीज माइक्रोब्स लिव एज एरोब्स अंडर फ्री कंडीशंस। ये माइक्रोब्स जो है अगर वहाँ फ्री रहते हैं, प्लांट्स के अंदर एंटर नहीं किए हैं, तो सोइल में हैं तो वहाँ पे फ्री रहेंगे, तो ये फ्री लिविंग कंडीशन में एरोब्स की तरह काम करते हैं, जिन इनको ऑक्सीजन चाहिए और ये ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। वेयर नाइट्रोजिनेज इज़ नॉट ऑपरेशन, जहाँ पे नाइट्रोजिनेज काम नहीं करता, उनको जरूरत नहीं होती उस टाइम पे नाइट्रोजन फिक्स करने की, ठीक है। बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट स्टार्ट होते हैं और ये प्लांट बॉडी में एंटर करता है, उस टाइम की बात हो रही है बच्चों, दे बिकम कैसे हो जाते हैं, एनारोबिक। क्या हो जाते हैं, एनारोबिक, थस प्रोटेक्टिंग द नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और ये नाइट्रोजिनेज को बचाने के लिए ऐसा एडेप्टेशन करते हैं ताकि नाइट्रोजन एंजाइम अपना काम करता रहे। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस क्या होगा बच्चों यहाँ पे, इन द अबो रिएक्शन दैट द अमोनिया सिंथेसिस बाय द नाइट्रोजनेज रिक्वायर से, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो अमोनिया सिंथेसिस हो रहा है नाइट्रोजन एंजाइम के द्वारा रिक्वायर से, क्या रिक्वायर से यहाँ पे देखो, वेरी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी दैट इज 8 ATP फॉर ईच NH3। यहाँ पे एक अमोनिया प्रोड्यूस करने की कितनी ज़रूरत है बच्चों, यहाँ पे कितनी ज़रूरत है, 8 ATP फॉर एक अमोनिया, 8 ATP फॉर एक अमोनिया के लिए, ठीक है। थस इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेस्पिरेशन ऑफ, और यहाँ पे जो एनर्जी है बच्चों, द एनर्जी रिक्वायर्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेस्पिरेशन ऑफ होस्ट सेल। और कहाँ से आएगी, जो होस्ट सेल है उसकी रेस्पिरेशन होने से ही आएगी। तो यहाँ पे याद रखो बच्चों, एक अमोनिया के लिए कितना ATP चाहिए, 8 ATP। कितना चाहिए, 8 ATP, ठीक है। तो आप समझ जाओ टोटल कितना हो गया, 16 ATP इसलिए। और कहाँ से आएगा, रेस्पिरेशन से। कहाँ से आएगा, रेस्पिरेशन से। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म में यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, फिगर 12.5। क्या दिया हुआ है, फिगर 12.5। फिगर 12.5 में क्या गिवन है बच्चों, स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय नाइट्रोजनस एंजाइम। यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा, लाइन डायग्राम के द्वारा एंजाइम दिखाया गया है, ठीक है। नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स फाउंड इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये इस फिगर में ये दिखाया गया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एंजाइम नाइट्रोजनेज है, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे ये लाइन डायग्राम बनाया हुआ है, और यहाँ पे कुछ जो है आपको साइट्स दिख रही हैं ये, ठीक है, जहाँ पे ये ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, ये साइट्स को बोलेंगे एक्टिव साइट, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। और यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है हमारा, नाइट्रोजन गैस N2, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो कि माइक्रोब्स वहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, इन साइट्स को बोलते हैं एंजाइम के ऊपर हम एक्टिव साइट्स। ये क्या है, एक्टिव साइट। तो देखो यहाँ सबसे पहले जो है नाइट्रोजन यहाँ पे बाइंड किया, सबस्ट्रेट जो था हमारा बाइंड किया, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, तो पहला स्टेप ये हो गया, ठीक है। सेकंड में रिडक्शन होगा, 2 हाइड्रोजन हमारे यहाँ जरूरत होगी। रिडक्शन होते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 ट्रिपल बॉन्ड थे, अब एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे हर एक नाइट्रोजन के ऊपर। रिडक्शन हो गया, अब एक एक हाइड्रोजन आ गया है, डबल बॉन्ड रह गया है। फिर से रिडक्शन होगा, 2 हाइड्रोजन, फिर से हमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन फिर से देने पड़ेंगे। फिर से रिडक्शन होगा बच्चों, एक बॉन्ड और ब्रेक हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन दोनों नाइट्रोजन के ऊपर लग जाएंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक ही बॉन्ड बचा नाइट्रोजन के बीच में। अगर नेक्स्ट टाइम फिर से हम 2 हाइड्रोजन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स देकर रिडक्शन करवा दें बच्चों, फिर से क्या हुआ, जो बॉन्ड बचा था वही ब्रेक हो जाएगा, और हर एक नाइट्रोजन पे 3-3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, मतलब अमोनिया बन जाएगा। बट अमोनिया बनेगा यहाँ तक, जितना यहाँ तक बना है, ठीक है। बनने के लिए कितना रिडक्शन हुआ है, 3 बार रिडक्शन हुआ, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स, कितना चाहिए, 6 हाइड्रोजन चाहिए हमें। तो यहाँ पे बन तो क्या, रिलीज नहीं हुआ है, बन तो क्या, रिलीज नहीं हुआ है। 2 किसके लिए चाहिए हमें बच्चों, 2 रिलीज करने के लिए, मतलब ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसको रिलीज करने के लिए, प्रोडक्ट को और एंजाइम को अलग करने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, हमें फिर से एक बार रिडक्शन करवाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है बच्चों प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज होते हैं, ये यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि ये केवल ब्रेक करवाने के लिए ही यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 हाइड्रोजन और दे देंगे, तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, और ये जो अमोनिया है हमारा प्रोडक्ट जो है
प्रोडक्ट क्या हमारा अमोनिया है, रिलीज हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के, और साथ में नाइट्रोजन एंजाइम फिर से फ्री हो जाएगा, और फ्री होकर के फिर से कैन बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ N2, ये फ्री नाइट्रोजन कैन बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन को आकर के बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल हो गया, फिर से यूज़ करने के लिए तैयार हो गया है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जैसे तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, ये बताया गया कि यहाँ पे एक अमोनिया बनाने के लिए 8 ATP चाहिए, 2 बनाने के लिए 16 ATP। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि यहाँ पे अमोनिया बनने के लिए आपको कितने ATP चाहिए, मगर अमोनिया अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, अमोनिया एक्टिव साइट से रिलीज नहीं हुआ है प्रोडक्ट बनने के बाद में, तो वहाँ तक हमें काउंट करना हुआ कितने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं। देखो बच्चों वहाँ पे काउंट करेंगे तो हम 6 इलेक्ट्रॉन्स या 6 हाइड्रोजन हमारे आएंगे, कितने आएंगे 6, और जब हम 8 इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं तो हमारा 16 ATP यूज़ होता है बच्चों। तो हमारा यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ होगा तो कितना ATP यूज़ में आएगा बच्चों, केवल 12 ATP यूज़ हो पाएगा, जो कि बाद वाला ATP था 4 ATP, वो अभी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो क्वेश्चन यही आता है बच्चों, कितना ATP की रिक्वायरमेंट होगी अगर अमोनिया बनाया गया है नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान, नाइट्रोजन एंजाइम जहाँ पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे आपको बिना रिलीज़ किए अमोनिया के, बिना रिलीज किए नाइट्रोजन के रिडक्शन से अमोनिया जो बना है वहाँ पे कितना ATP जरूरत होगा। तो आंसर जाएगा बच्चों 2 मॉलिक्यूल्स के लिए 12 ATP। कितना जाएगा 12, और एक मॉलिक्यूल के लिए 6 ATP, एक के लिए कितना जाएगा 6 ATP। तो बच्चों क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। अगर विदाउट रिलीज पूछ रहा है तो आपको बताना 6 के अकॉर्डिंग, मतलब वहाँ पे 1 से 6 ATP, 2 के लिए 12, ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स मतलब 6 हाइड्रोजन, और अगर फुल के लिए पूछा है तो फुल के लिए बता दो कि वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स 8 हाइड्रोजन और 16 ATP की जरूरत होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसीलिए याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करा बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों एक एग्जांपल और देखो, यहाँ पे मैंने साइनोबैक्टीरिया के बारे में लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। कहाँ होता है बच्चों ये साइनोबैक्टीरिया, होते कैसे, फिलामेंटस होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है, एक नोस्टॉक का डायग्राम दिखाया मैंने, इस डायग्राम को देखो यहाँ पे मैंने, ठीक है, फिलामेंट्स दिखाए बहुत सारे, थिक वॉल्ड सेल होती है इनको बोलते हैं, यहाँ पे फिलामेंट्स के होते हैं, साथ में क्या है थिक वॉल्ड सेल, मैंने ब्लैक कलर से दिखाई थिक वॉल्ड सेल। तो ये थिक वॉल्ड सेल को बोलते हैं बच्चों हेटेरोसिस्ट, क्या बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, इनको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। अब यही साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, मतलब यहीं पे नाइट्रोजन एंजाइम होता है हेटेरोसिस्ट के अंदर, इन्हीं सेल्स में रहता है हेटेरोसिस्ट के अंदर जो है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। जैसे नोस्टॉक के अंदर दिखा दिया कि हेटेरोसिस्ट में यहाँ पे नाइट्रोजन एंजाइम होगा जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। अब यहाँ पे जो है बच्चों ऐसा मैकेनिज्म है कि यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है। तो ये ध्यान से देखो फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट है। अगर फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट है तो यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, और ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो जो नाइट्रोजन एंजाइम बच्चों वो ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में आएगा ही नहीं, तो उसको ऑलरेडी वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन मिल जाएंगी, तो इसलिए उसकी एक्टिविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए याद रखना साइनोबैक्टीरिया के जो हेटेरोसिस्ट होते हैं उसमें फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है, तो इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन बनता ही नहीं है, तो इसलिए एनारोबिक कंडीशन होती है और नाइट्रोजन एंजाइम इजीली काम कर लेता है और वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये आपका याद रखना था साइनोबैक्टीरिया के बारे में। अभी तक हम पढ़ रहे थे बैक्टीरिया के बारे में, राइजोबियम के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बच्चों देखो नाइट्रोजन फिक्स हो गया, किस फॉर्म में हो गया, अमोनिया की फॉर्म में आ गया। अब उसको आगे जो है कैसे यूज़ करेंगे प्लांट, अब हम ये देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन है बच्चों हमारा वो है फेट जो है अमोनिया, ठीक है, फेट ऑफ अमोनिया। क्या है फेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फेट क्या होगा, यही हमें पढ़ना है बच्चों। देखो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हैं हम, इसका फेट क्या हो सकता है। एट फिजियोलॉजिकल पीएच द अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फ्रॉम, जो फिजियोलॉजिकल पीएच है बच्चों उसके ऊपर क्या होगा, अमोनिया को प्रोटोनेट, वहाँ पे एक प्रोटॉन लगा दो उसके ऊपर, ठीक है, तो टू फ्रॉम NH4+ अमोनियम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके आपको पता है। NH3 देख रहे थे ना हम, NH3 में वहाँ पे प्रोटॉन लगा दो, क्या बन जाएगा NH4+ अमोनियम आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वाइल मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन एसिमुलेट नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयंस, मोस्ट ऑफ द प्लांट की बात कर रहा है, वो नाइट्रेट की फॉर्म में ले सकते हैं और अमोनियम आयन की फॉर्म में भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसलिए प्लांट एसिमुलेट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयन, दोनों फॉर्म में ले सकते हैं। मगर जो नाइट्रेट की फॉर्म में लेगा उसको भी अमोनियम आयन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी उसको यूज़ कर पाएगा और उससे अमीनो एसिड का सिंथेसिस कर पाएगा। तो इसलिए ये बात सही है। मगर ये अमोनियम को वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि टॉक्सिक होता है और टॉक्सिसिटी ना बढ़े इसको बचाने के लिए वो अमोनियम को यूज़ करके वहाँ पे जो है अमीनो एसिड का सिंथेसिस यूज़ में बनाने में करता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ जाओ कि कैसे जो है अमोनियम आयन का कितना इंपॉर्टेंट है और उस अमीनो एसिड बनाने के लिए कितना यूज़ है और फिर प्रोटीन कैसे बनेगा। द लेटर इज क्वाइट टॉक्सिक टू प्लांट्स एंड हैंस कैन नॉट
लेटर इज क्वाइट टॉक्सिक टू प्लांट्स हैंस कैन नॉट एक्यूमुलेट इन डैम, और इसको हम एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। लेट अस नाउ सी हाउ द NH4+ इज यूज टू सिंथेसाइज, जो NH4+ अमोनियम आयन है उसका कैसे यहाँ पे यूज़ किया जाता है अमीनो एसिड बनाने के लिए। सिंथेसाइज अमीनो एसिड इन प्लांट्स कैसे प्लांट्स में यूज होता है। तो इसका मेन पर्पज़ क्या होगा बच्चों, ये से अमीनो एसिड का सिंथेसिस करेगा। देर आर 2 मेन वेज इन विच दिस कैन टेक प्लेस, ये 2 तरीके से हो सकता है बच्चों। कौन कौन से तरीके हैं, 2 स्टेप्स हैं, उसमें ये कंप्लीट होगा। पहला स्टेप क्या है बच्चों, देखो पहले स्टेप के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे, रिडक्टिव एमिनेशन। जैसे कि आपको नाम है उसी से पता लग रहा है कि यहाँ बच्चों क्या क्या होगा, रिडक्शन होगा और एमिनेशन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा और एमिनेशन होगा। रिडक्शन होगा तो कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बिना उसके यहाँ पे रिडक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वही देगा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिडक्शन होगा, साथ में एमिनेशन, अमीनो ग्रुप जुड़ेगा। और ये समझ जाओ बच्चों किसका होगा, ये किसी यहाँ पे कोई ऐसे एसिड का होगा जिससे अमीनो एसिड बनाना है, तो उस एसिड का रिडक्शन भी होगा, एमिनेशन भी होगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। क्या होता है बच्चों, देखो इस प्रोसेस में, देखो इन दिस प्रोसेसेस, इस प्रोसेस के अंदर बात करें तो बच्चों अमोनिया रिएक्ट्स विद, अमोनिया का रिएक्शन किससे होता है, alpha ketogluteric acid, alpha ketogluteric acid forms glutamic acid as indicated in the equation given below। यहाँ पे alpha ketogluteric acid क्या है बच्चों, एक कीटो एसिड है। क्या है, कीटो एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, और इसमें अमीनो ग्रुप जोड़ दोगे तो ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्सट्रेट क्या है, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, जो किसको रिसीव करेगा बच्चों, अमोनियम आयन को। और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, NADPH या NADPH2 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम कौन सा है बच्चों, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसी यहाँ पे हमें ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो हमें एंजाइम कौन सा चाहिए, डिहाइड्रोजिनेज। तो ग्लूटामिक के लिए चाहिए तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामिक क्या है, ग्लूटामिक एसिड का ही यहाँ पे आयनिक फॉर्म है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं ग्लूटामेट। साथ में वाटर निकलेगा और NDP+। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड बनेगा, या इसे कह सकते हैं ग्लूटामेट, इसका आयनिक फॉर्म जो है इसको ग्लूटामेट बोलते हैं। तो अल्फा केटोग्लूटरिक एसिड जो है रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, साथ में उसका एमिनेशन हो जाएगा, किस फॉर्म में होगा, ग्लूटामिक एसिड के फॉर्म में होगा, और इसका आयन लिखा हुआ है ग्लूटामेट, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों क्या होगा यहाँ पे, साथ में अमोनियम आयन यूज़ हो गए हैं, और यहाँ पे बच्चों NADPH है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया NADP की फॉर्म में, NADP+ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली NADP लिखा हुआ है इन शॉर्ट। तो बच्चों यहाँ पे समझ आप क्या हुआ, रिडक्टिव एमिनेशन में जो यहाँ पे कीटो एसिड होता है, जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड है, उसमें अमीनो ग्रुप जुड़ गया, वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, और साथ में उसका रिडक्शन हो गया, जिसको हमने बोला है रिडक्टिव एमिनेशन। और ये यहाँ पे ऐसा करता रहेगा जितने अमीनो आयन आते रहेंगे। अल्फा केटोग्लूटरिक एसिड कहाँ से आएगा, अब बात ये आएगा बच्चों, आप रेस्पिरेशन जो पढ़ते हो वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्रैब साइकिल पढ़ते, क्रैब साइकिल में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको बोलते हैं अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, ये वहीं से आएगा बच्चों। तो आप उसको याद करो, क्रैब साइकिल को, अपने आप आपको याद हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। ठीक है, तो वहीं से ही आएगा, और कंटिन्यूसली कन्वर्जन होगा ग्लूटामिक एसिड। मतलब जो नाइट्रोजन फिक्स हुआ है अमोनिया की फॉर्म में बच्चों, अब उसको ग्लूटामिक एसिड की फॉर्म में स्टोर करता रहेगा और उसको कन्वर्ट करता रहेगा। तो सेकंड स्टेप आएगा इसके बाद में। सेकंड स्टेप क्या होगा बच्चों, ट्रांस एमिनेशन। क्या होगा, ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन में क्या होगा, अमीनो ग्रुप ट्रांसफर करेगा, किस में स्टोर किया है, ग्लूटामिक एसिड में। ग्लूटामिक एसिड से किसी कीटो एसिड को दे देगा तो वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद ये कन्वर्ट हो जाएगा वापस अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में। यही होगा बच्चों इसमें ट्रांस एमिनेशन, मतलब अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे ट्रांसफर ही तो करना है, इसलिए रिएक्शन का नाम होगा ट्रांस एमिनेशन। समझ गए आप, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। और कहाँ से होगा, एक अमीनो ग्रुप होगा जो अमीनो एसिड है, ठीक है, कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड है, और कीटो ग्रुप जो होगा, कीटो एसिड जो होगा उसके कीटो ग्रुप पे ट्रांसफर कर देगा। ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड फ्रॉम विच ट्रांसफर ऑफ NH2 और अमीनो ग्रुप टेक प्लेस। ये मेन अमीनो एसिड है जिससे ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप होता है, क्योंकि ये रिसीव करता है अल्फा केटोग्लूटरिक एसिड से। ठीक है, और वहाँ पे अल्फा केटोग्लूटरिक एसिड जो है उसका कन्वर्जन होता है ग्लूटामिक एसिड की फॉर्म में। नाउ टेक प्लेस अनदर अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड थ्रू द ट्रांसएमिनेशन। और दूसरे अमीनो एसिड किस फॉर्म में बनते हैं बच्चों, ट्रांसएमिनेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, ट्रांसएमिनेज। जैसे कि रिएक्शन का नाम है बच्चों, वैसे ही द एंजाइम ट्रांसएमिनेज कैटलाइजेज ऑल सच रिएक्शंस, और इन सब रिएक्शन को ट्रांसएमिनेज कैटलाइज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे गिवन है बच्चों, ये अच्छा डायग्राम दिया है। तो अमीनो डोनर कौन है यहाँ पे, ये फर्स्ट जो है R1 वाला, यहाँ पे देखो बच्चों NH3+ है, CO नेगेटिव है, ये अमीनो एसिड में होते ही H होता है, और R1 जो है वेरी करता है। अब देखो R1 वाला क्या है, अमीनो एसिड है,
तो अमीनो ग्रुप है इसके अंदर। दूसरे वाला अमीनो ग्रुप नहीं है बच्चों, तो ये अमीनो एक्सेप्टर है, ये कीटो एसिड कह सकते हो आप या ऑर्गेनिक एसिड कह सकते हो। इसमें R2 है, ठीक है, तो R2 याद रखना। अब देखो बच्चों R1 वाला तो कन्वर्ट हो गया है यहाँ पे कीटो एसिड में या ऑर्गेनिक एसिड में, जिसमें अमीनो ग्रुप निकल गया है, और इसका अमीनो ग्रुप निकल के चला गया है बच्चों R2 वाले में, तो ये कन्वर्ट हो गया है अमीनो एसिड में। इसको बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन। मतलब एक यहाँ पे अमीनो एसिड जो था जिसके पास में अमीनो ग्रुप था, उसने अपना कीटो एसिड जो था कीटो ग्रुप वाले को वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। उसके ट्रांसफर होने से बच्चों वो कन्वर्ट हो गया यहाँ पर अमीनो एसिड में, और ये खुद जो था अमीनो एसिड कन्वर्ट हो गया कीटो एसिड या ऑर्गेनिक एसिड में। तो यही सी रिएक्शन को बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन। और एंजाइम कौन सा आएगा बच्चों, यहाँ पे हमें शायद रखना ट्रांस एमिनेज। क्या आएगा, ट्रांस एमिनेज। अब एग्जाम्पल कौन से हमें याद रखने हैं बच्चों, देखें यहाँ पे जैसे अगर ग्लूटामिक एसिड जो है अमीनो एसिड है, और यहाँ पे एक्सेप्टर कौन है, अमीनो एक्सेप्टर कौन है बच्चों, अगर OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। अगर ये रिसीव करेगा तो बच्चों ये कन्वर्ट होगा OA एस्पार्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा, एस्पार्टिक एसिड में। किस में, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, एस्पार्टिक एसिड में। और ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों वापस से अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में। और अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड जो होगा बच्चों वापस से रिडक्टिव एमिनेशन में जाएगा। किस में जाएगा, वापस से रिडक्टिव एमिनेशन में, और फिर से अमीनो रिसीव करेगा NDPS के वहाँ पे प्रेजेंस में, रिडक्श हो गया, ठीक है, रिड्यूस होगा, तो उसके बाद में ग्लूटामिक एसिड बनेगा इसका वापस से, और वापस से फिर से ये आकर के यहाँ पे डोनेट कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम ग्लूटामिक एसिड अगर बच्चों यहाँ पायरुविक एसिड को देगा, अगर ये पायरुविक एसिड को देगा तो इस टाइम पे यहाँ पे अमीनो एक्सेप्टर कौन है, पायरुविक एसिड। अगर ये उसको अमीनो ग्रुप देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एलिनिन में। किस में, एलिनिन में, ठीक है। तो एलिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा वापस से अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। तो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड रिजनरेट हो गया बच्चों। तो इससे आप समझ जाओ कि यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड जो है वो यहाँ पे रिजनरेट होने के बाद में वापस से फिर रिडक्टिव एमिनेशन में जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ट्रांस एमिनेशन होता रहेगा। एंजाइम कौन सा होगा, ट्रांस एमिनेज, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे पढ़ो कि यहाँ पे हमें पढ़ना है कि सर ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है। तो उसके लिए देखो बच्चों यहाँ पे द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो होगा बच्चों अमाइड्स की फॉर्म में होगा, अमीनो एसिड की फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि अमाइड्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन कंटेंट जो है कार्बन के मुकाबले अगर अमीनो एसिड में देखेंगे उससे कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, ठीक है। एस्पार्जिन और ग्लूटामाइन कौन से बनाएगा बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल 2 एग्जांपल दिए हैं जो कि ज़्यादा बनते हैं, एस्पार्जिन और ग्लूटामाइन। एस्पार्टिक एसिड में अगर अमीनो ग्रुप जोड़ोगे तो वो यहाँ पे अमाइड बन जाएगा उसका, और बनेगा एस्पार्जिन। ग्लूटामिक एसिड में अगर अमीनो ग्रुप जोड़ोगे तो बन जाएगा ग्लूटामाइन। तो दोनों क्या हैं, ये अमाइड्स हैं, एस्पार्टिक एसिड का है और एक ग्लूटामिक एसिड का है। फर्दर अमीनो एसिड में अगर आप अमीनो ग्रुप जोड़ते हैं तो वो यहाँ पे क्या बनते हैं बच्चों, अमाइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है। फाउंड इन कहाँ मिलते हैं बच्चों, प्लांट्स एज ए स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन के स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं, ठीक है। दे आर फ्रॉम 2 अमीनो एसिड, किससे बनते हैं याद रखना, नेमली एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एस्पार्जिन एस्पार्टिक एसिड से बनेगा और ग्लूटामाइन ग्लूटामिक एसिड से, बाई एडिशन किससे, ऑफ अनादर अमीनो ग्रुप टू ईच। यहाँ पे एक और अमीनो ग्रुप, एक ग्रुप तो होता है अमीनो ग्रुप ऑलरेडी अमीनो एसिड में, एक और ऐड कर दो एक्स्ट्रा, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाएगा ना, कार्बन कंटेंट वही रहेगा, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा रहे हो तो ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते भी हो, ठीक है। तो एस्पार्टिक एसिड में बच्चों देखो यहाँ पे अगर अमीनो ग्रुप ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, अगर अमीनो ग्रुप ऐड कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइड में। तो अमीनो एसिड कन्वर्जन हो गया किस में, अमाइड की फॉर्म में। तो ये पहले अमीनो एसिड था, अब कन्वर्ट हो गया अमाइड की फॉर्म में, एस्पार्जिन, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पहले अमीनो एसिड में 1 नाइट्रोजन था, ठीक है, 5 कार्बन थे, ये रेशो था 1:5 का। अब देखो बच्चों अमाइड्स के अंदर 2 नाइट्रोजन हो गए, 5 कार्बन हो गए, तो रेशो क्या गया 2:5। अगर स्टेबिलिटी की बात करें दोनों के बीच में तो बच्चों अमाइड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी अमीनो एसिड के मुकाबले। तो इसलिए इसका ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है बच्चों, अमाइड फॉर्म में करते हैं प्लांट्स। ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो समझ जाना कि अगर अमाइड फॉर्म में हो रहा है ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, उसमें नाइट्रोजन कंटेंट कार्बन के मुकाबले अगर देखेंगे तो अमाइड्स में अमीनो एसिड के मुकाबले ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे मोस्ट स्टेबल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। क्या कैसे रिप्लेस होता है, हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ द एसिड इज रिप्लेस, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल पार्ट रिप्लेस हो जाएगा बाय अनदर NH2 रेडिकल, एक और यहाँ पे अमीनो रेडिकल वहाँ पे आ जाएगा। सिंस अमाइड्स कंटेन्स मोर नाइट्रोजन देन दी, ये बता दिया यहाँ पे, मोर कंटेन देन दी अमीनो एसिड्स, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वाया, अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, वाया जाइलम वेसल। किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा, जाइलम वेसल के द्वारा। अब याद रखना, तो नाइट्रोजन फिक्स हुई है बच्चों रूट्स के अंदर, राइजोबियम ने फिक्स किया नाइट्रोजन एंजाइम वहाँ पे जो प्रेजेंट है उसने नाइट्रोजन को रिड्यूस करके अमीनो की फॉर्म में फिक्स किया है, और उसके बाद अमीनो एसिड का सिंथेसिस किया है। अब अमाइड्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये आप बता सकते हो जाइलम वेसल के द्वारा, जो पानी लेकर
करके जा रही हैं जाइलम वेसल्स, वही साथ में अमाइड्स को भी लेकर के जाएंगी और जितने भी पार्ट्स ऑफ प्लांट है वहाँ तक नाइट्रोजन पहुँचाने का काम करेंगी। वो कौन करेंगी बच्चों? जाइलम वेसल। जो वहाँ पे वाटर का मूवमेंट होगा, जो वहाँ पे स्ट्रीम ऑफ वाटर मूव करेगी प्लांट बॉडी में, उसी के साथ में अमाइड्स भी वहाँ पे डिजोल्व होंगे, वो भी मूव करेंगे साथ में, और सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ प्लांट वहाँ पे पहुँचेंगे। तो क्वेश्चन यही आता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, ये बता सकते हो आप। अमाइड्स की फॉर्म में, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल हैं, ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट है कार्बन के मुकाबले। अगर हम अमीनो एसिड में देखेंगे तो उसके मुकाबले अमाइड्स में ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे किसके द्वारा हो रहा है? जाइलम वेसल्स के द्वारा। तो क्वेश्चन याद रखना कि यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, वो जाइलम वेसल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और दिए हैं बच्चों। इन एडिशन, यहाँ पे इन एडिशन अलॉन्ग विद द ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रीम द नोड्यूल्स ऑफ, यहाँ पे कुछ बताया हुआ है, स्ट्रीम द नोड्यूल्स ऑफ द सम प्लांट्स, जैसे कि सोयाबीन है, ठीक है, एक्सपोर्ट द फिक्स नाइट्रोजन एज यूरिएट्स। किस फॉर्म में? सोयाबीन में यूरिएट्स की फॉर्म में। मतलब ये यूरिया से जुड़ा हुआ है, ये यूरिया के एसाइल डेरिवेटिव होते हैं। तो यूरिएट्स क्या है बच्चों? देखो, सोयाबीन के अंदर फिक्स नाइट्रोजन जो है किस फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती है, उसकी यूरिएट्स की फॉर्म में। और यूरिएट्स क्या है बच्चों? एसाइल डेरिवेटिव। क्या है? एसाइल डेरिवेटिव ऑफ यूरिया। क्या है? एसाइल डेरिवेटिव ऑफ यूरिया। अब इन यूरिएट्स क्यों बनाए यूरिया से बच्चों? क्यों बनाए एसाइल डेरिवेटिव? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाना था और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना था। तो इसलिए यहाँ पे दिस कंपाउंड्स ऑल्सो हैव पर्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशो। इनमें नाइट्रोजन टू N/C का रेशो जो है वो बढ़ जाता है यूरिएट्स के अंदर यूरिया के मुकाबले। तो इसलिए यहाँ पे एसाइल डेरिवेटिव बना करके सोयाबीन प्लांट जो है यूरिएट्स की फॉर्म में जो है अपना जो नाइट्रोजन फिक्स हुआ है, जो यूरिया की फॉर्म में फिक्स हो गया था, उसको यूरिएट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो वहाँ से उन्होंने एसाइल डेरिवेटिव बनाए यूरिया की, जिसमें N/C नाइट्रोजन टू कार्बन रेशो बढ़ गया और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसलिए उस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करने लगे। तो यहाँ पे सोयाबीन में जो है यूरिएट्स की फॉर्म में होता है, ये आपको याद रखना है। और जहाँ पे वहाँ पे अमीनो एसिड बनते हैं वहाँ पे अमाइड्स की फॉर्म में होगा, और जहाँ पे यूरिया बन जाएगा बच्चों वहाँ यूरिएट्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे मेन फैक्टर जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टेबल फॉर्म होना चाहिए। स्टेबल फॉर्म जो है अमीनो एसिड के मुकाबले अमाइड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर N/C नाइट्रोजन टू कार्बन रेशो ज़्यादा होता है। ठीक है, साथ में यहाँ पे यूरिएट्स जो है, यूरिएट्स सोयाबीन में मिलते हैं बच्चों, इनमें भी N/C रेशो ज़्यादा होता है यूरिया के मुकाबले। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों ये आपको याद रखना किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और कौन ट्रांसपोर्ट करता है, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? जाइलम वेसल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत एंड तक आपको ध्यान से पढ़ना होता है, वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये हमने इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट कर लिया। अब जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये पार्ट 2 होगा और पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको सब समझ में आया होगा। इसमें जो है चैप्टर में अगर देखें तो मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर बार एग्जाम में, नीट के एग्जाम में। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप इसको ध्यान से पढ़ो और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, साथ में कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो, और बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हम कंटिन्यूसली हम आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।